वो भारत के कुछ मोस्ट डियरिंग इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के आर्किटेक्ट थे, एक लिविंग लेजेंड जिसकी स्ट्रैटेजिक ब्रिलियंस ने इंडिया के रूल्स ऑफ डिफेंस को फिर से लिखा है। अजीत डोभाल, जिन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड और आधुनिक भारत का चाणक्य कहा जाता है, ने पाकिस्तान में 7 साल अंडरकवर बिताए, खतरनाक निगोसिएशंस का सामना किया और ईयर 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक जैसे अभियानों की योजना बनाई। अजीत डोभाल ने ही कश्मीर में पीडीपी पार्टी बनवाई। यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट दिया और पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक कर दिया। अजीत डोभाल की वाइफ को भी नहीं पता था कि जिनके लिए वो खाना बना रही हैं वो मिलिटेंट्स हैं और उनके घर में बैठे हैं। आखिर एक आदमी को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए लायंस डेन पर जाने के लिए क्या प्रेरित करता है? आइए हम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी को अनकवर करते हैं, जिन्होंने भारत के लिए साइलेंट शैडोज को पावरफुल शील्ड्स में बदल दिया। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में मेजर जी.एन. डोभाल रहते थे। 20 जनवरी 1945 को अजीत डोभाल उसी घर में जन्मे। उनके पिता सेना में मेजर थे और उनकी मां उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री H.N. बहुगुणा की कजिन थी। चूंकि उनके पिता सेना में थे, उन्हें आगे राजस्थान में भी ट्रांसफर किया गया। इसीलिए अजीत डोभाल ने अजमेर, राजस्थान के भारतीय मिलिट्री बोर्डिंग स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। फिर आगे चलकर ईयर 1967 में उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल की और इसके अगले ही साल ईयर 1968 में उन्होंने यूपीएससी की पहली बार परीक्षा दी और पहली ही कोशिश में यूपीएससी पास कर लिया। उस समय उनकी उम्र 22 वर्ष थी। अब आईपीएस में सिलेक्शन होने के बाद उन्हें ट्रेनिंग दी गई और फिर वो केरल के कुन्नूर जिले में एएसपी बने। केरल में एएसपी बनने के कुछ ही दिन बाद 28 दिसंबर ईयर 1971 को कुछ ऐसी घटना घटित होती है जिसके कारण अजीत डोभाल थोड़े समय में ही फेमस पर्सनालिटी बन जाते हैं। एक्चुअली हुआ ये कि केरल के कुन्नूर जिले के थलासेरी में नूरजहां नाम का एक होटल है, जहां एक आदमी ने फर्स्ट फ्लोर से एक जूता फेंका और इसके कारण 2 धार्मिक समूहों के बीच झगड़ा हो गया। इस क्षेत्र में स्थिति इतनी बिगड़ गई कि दंगे शुरू हो गए। लोग एक दूसरे को लूटने लगे। दोनों समूहों ने एक दूसरे की दुकानों का सामान लूटना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि उन्हें जलाने भी लगे। अब हुआ ये कि स्थिति इतनी खराब हो गई कि पुलिस भी उस क्षेत्र में जाने से डरने लगी। उस समय कांग्रेस का शासन था और कांग्रेस के गृह मंत्री के करुणाकरन पर बहुत दबाव था। तब वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें बताया कि एक नया अधिकारी है जो बहुत तेज तर्रार और बहादुर है, इसीलिए उसे इस काम के लिए सही समझा गया और सीनियर्स ने अजीत डोभाल का नाम सुझाव किया। और अजीत डोभाल 2 जनवरी ईयर 1972 को इस क्षेत्र में पहुंचे जहां अधिकारी जाने से डर रहे थे। अजीत डोभाल पूरे क्षेत्र में घूमने लगे। अजीत डोभाल वहां जाकर हर छोटी से छोटी डिटेल को इकट्ठा करने लगे। उन्होंने डायरेक्ट फोर्स के बजाय स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस गैदरिंग टेक्निक का यूज किया। उन्होंने भारी पुलिस केवल उन क्षेत्रों में तैनात की जहां दंगों का पूरा कोऑर्डिनेशन चल रहा था और इसके बाद बिना लाठी का उपयोग किए उन्होंने उन दोनों समूहों के नेताओं की पहचान की जो इन दंगों को भड़का रहे थे और फिर उनके साथ खुद बात की। उन्होंने बातचीत शुरू की और उनसे बात करने के बाद उन्होंने समझा कि जो सामान चोरी हुआ है उससे लोगों में बहुत गुस्सा है।
फिर अजीत डोभाल ने दंगाइयों द्वारा लुटे गए दोनों समूहों की संपत्तियों को पुनः प्राप्त किया और उन्हें वापस लौटा दिया। और जो दंगे कई दिनों से चल रहे थे वो एक हफ्ते के अंदर ही बिना किसी हिंसा के समाप्त हो गए। पूर्व पुलिस महानिदेशक अलेक्जेंडर जैकब ने इन दंगों पर एक रिपोर्ट तैयार की और जब ये रिपोर्ट सामने आई तो अजीत डोभाल की रणनीति की बहुत प्रशंसा की गई और वो उस समय बहुत प्रसिद्ध हो गए। यहाँ तक कि दिल्ली में भी उनके बारे में चर्चा होने लगी। उस समय कांग्रेस सरकार सत्ता में थी और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तो कुछ ही महीनों में उन्हें केरल से दिल्ली बुलाया गया और ईयर 1972 में उन्हें खुफिया ब्यूरो आईबी के सीधे ऑपरेशन विंग में शामिल किया गया ताकि वो अब भारत के सभी ऑपरेशंस में भाग ले सकें। और यहीं से अजीत डोभाल जासूसों की दुनिया में प्रवेश करते हैं। और उसी साल अजीत डोभाल ने शादी की और उनके 2 बेटे हुए, विवेक डोभाल और शौर्य डोभाल। दूसरी ओर इंदिरा गांधी मिजोरम के बारे में बहुत चिंतित थे। दरअसल उस समय मिजोरम असम का एक हिस्सा था, वो एक अलग राज्य नहीं था। तो मिजोरम का क्षेत्र सूखे का सामना कर रहा था जिसके कारण लोग 1.5 लाख रुपए के मुआवजे की मांग कर रहे थे। और जब उन्हें ये नहीं मिला तो एक व्यक्ति जिसका नाम लाल डेंगा था ने मिजो नेशनल फेमाइन फ्रंट MNFF का गठन किया और इसे आगे मिजो नेशनल फ्रंट MNF में बदल दिया। मिजोरम असम का हिस्सा था और असम में एक नियम बनाया गया था कि जो लोग केवल असमिया भाषा जानते हैं उन्हें ही सरकारी नौकरी मिलेगी। तो मिजो नेशनल फ्रंट MNF जो लाल डेंगा द्वारा चलाया जाता था सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया और उन्हें आम लोगों का भी काफी समर्थन मिला। और स्थिति तब और बेकाबू हो जाती है जब असम राइफल्स जिसमें मिजो जनसंख्या का बहुमत था उनकी 2 बटालियंस को बर्खास्त कर दिया गया। अब जब 2 बटालियंस बर्खास्त हो गई तो इन बटालियंस के जो सैनिक थे अपने क्षेत्र में वापस लौट आए। वो बहुत गुस्से में थे और उनमें से 7 मुख्य कमांडो थे जिनकी नौकरी खो गई थी। वो लौटते हैं और लाल डेंगा की मदद करने लगते हैं कि सरकार अन्याय कर रही है और अब हमें हथियार उठाने की जरूरत है। यहाँ से लाल डेंगा और MNF बहुत मजबूत हो जाते हैं। इसके अलावा वो सरकार के खिलाफ हिंसा भी शुरू करते हैं। वो असम से मिजोरम को अलग करने की बात करने लगते हैं। वास्तव में वो BSF पर हमला करते हैं। ये एक टफ सिचुएशन थी और इसे संभालने के लिए अजीत डोभाल को मिजोरम भेजा गया। एक पूर्व IB निदेशक ने कहा कि अजीत डोभाल ने खुद आगे आकर कहा, मुझे वहां भेजो, मैं स्थिति को बेहतर कर दूंगा। अब अजीत डोभाल के मिजोरम पहुंचने के 1 हफ्ते के अंदर ही वो सभी छोटे डिस्क्रिप्शंस को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और वो जान जाते हैं कि लाल डेंगा की शक्ति इन 7 कमांडरों के कारण ही है। और ये 7 कमांडर और लाल डेंगा एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से नहीं मिल पा रहे हैं, इनमें कुछ विवाद है। और इन 7 कमांडरों ने म्यांमार के पहाड़ों में अपना ठिकाना बना लिया है। तो यहाँ से अजीत डोभाल एक जासूस एजेंट के रूप में इन पहाड़ों में प्रवेश करते हैं। अब धीरे धीरे वो इन 7 कमांडरों से बात करना शुरू करते हैं और उनका विश्वास जीतने लगते हैं और थोड़े समय में ही वो उनके खाने पीने के साथी बन जाते हैं। अब एक दिन अजीत डोभाल ने उन्हें अपने घर बुलाया
और उन्हें खाना खिलाकर एक पार्टी का आयोजन किया। और अजीत डोभाल की पत्नी इन सब बातों से अनजान थी। उन्हें ये भी नहीं पता था कि जिनके लिए वो खाना बना रही हैं वो विद्रोही हैं और उनके घर पर बैठे हैं। अब जब अजीत डोभाल ने इन कमांडरों का पूरा विश्वास जीत लिया तो वो अब उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से भी संभव हो भारत के साथ मिलकर काम करें, और यदि आप भारत के साथ मिलते हैं तो मिजोरम को एक अलग राज्य घोषित किया जाएगा और आपको मंत्री का पद भी दिया जाएगा और आप लोगों की छोटी छोटी समस्याएं भी हल की जाएंगी। इसलिए अजीत डोभाल ने उन्हें एक सुझाव दिया कि एक बार जब ये सभी 7 कमांडर भारत से जुड़ते हैं तो उनके नेता लाल डेंगा के पास कोई और विकल्प नहीं होगा। और यही हुआ। हर एक कमांडर धीरे धीरे अजीत डोभाल के साथ जुड़ने लगा और धीरे धीरे उनमें से 6 कमांडर भारत से जुड़े। अब जब लाल डेंगा ने देखा कि उसकी स्थिति बहुत कमजोर हो रही है तो वो भी अपनी दलील देने के लिए भारत सरकार के साथ बात करने लगा और भारत सरकार ने मिजोरम को अलग राज्य के रूप में मान्यता दी और फिर लाल डेंगा राज्य का मुख्यमंत्री बना। इस तरह से अजीत डोभाल ने अपने उत्कृष्ट वार्तालाप कौशल के कारण एक बड़ी जीत हासिल की। अब ये सिर्फ मिजोरम की कहानी थी, लेकिन इसी समय में सिक्किम में भी बहुत बड़ा संकट था, क्योंकि उस समय सिक्किम के राजा पलदेन नामग्याल ने एक अमेरिकन होप कुक, जो कहते हैं कि एक CIA एजेंट थी, के साथ शादी कर ली थी और सिक्किम अब अमेरिका के निर्देशों के अनुसार चलने लगा, जिससे अमेरिका के हित पूरे हुए। इससे निपटने के लिए इंदिरा गांधी ने हेड ऑफ रॉ RN काओ को सिक्किम भेजा। अब RN काओ एक योजना बनाते हैं जिसमें वो सिक्किम की छोटी स्थानीय पार्टियों का समर्थन करेंगे, उन्हें बड़ा बनाएंगे और राजा के खिलाफ भड़काएंगे। और जब राजा कमजोर हो जाएगा और आम लोगों का समर्थन नहीं रहेगा तब उसे पद से हटा दिया जाएगा। अन्यथा अगर वो अभी कुछ करते हैं तो आम लोग भड़क जाएंगे और ये योजना भारत के खिलाफ काम करेगी। अब सिक्किम की छोटी राजनीतिक पार्टियों, जिन्हें उन्हें समर्थन देना था और राजा के खिलाफ खड़ा करना था तथा आम लोगों का समर्थन प्राप्त करना था, ये काम अजीत डोभाल को सौंपा गया। जैसे ही अजीत डोभाल को ये काम मिलता है वो एक प्लान बनाते हैं और सिक्किम में कांग्रेस पार्टी की एक स्थानीय इकाई थी, सिक्किम नेशनल कांग्रेस, जिसके नेता काजी दोरजी थे। वो उनसे बात करते हैं और उन्हें तैयार करते हैं और सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग होता है। और बहुत ही कम समय में स्थानीय लोग सिक्किम नेशनल कांग्रेस के नेता काजी का समर्थन करने लगते हैं। अब अपनी राजनीतिक पार्टी को स्थापित करने, उसे बड़ा बनाने और लोगों का समर्थन पाने के लिए सारा पैसा और हर प्रकार की मदद अजीत डोभाल द्वारा काजी को दी गई और इन सभी मददों से काजी स्थानीय लोगों का समर्थन हासिल करने में सफल होते हैं और वो राजा पर दबाव डालकर सिक्किम में चुनाव कराते हैं और इसके साथ ही वो चुनाव जीतते भी हैं और सिक्किम के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। वो प्रधानमंत्री इसलिए बनते हैं क्योंकि उस समय तक सिक्किम का भारत में विलय नहीं हुआ था। अब योजना के अनुसार काजी के सिक्किम के प्रधानमंत्री बनने के कुछ दिनों बाद वो इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखते हैं और मदद की गुहार लगाते हैं कि सिक्किम की स्थिति बिगड़ती जा रही है और राजा लोगों से उनके अधिकार छीन रहा है और उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। और फिर इस तरफ से इंदिरा गांधी सेना भेजती हैं और राजा और उसके पूरे महल को घेर लिया जाता है। और जब सब कुछ नियंत्रण में आ जाता है तो सिक्किम में
जनमत संग्रह कराया जाता है, जिसमें 97% लोग भारत के समर्थन में मतदान करते हैं। और अब सिक्किम संविधान के 36वें संशोधन के साथ 16 मई 1975 को ये भारत का एक राज्य बन जाता है और वादे के अनुसार काजी दोरजी सिक्किम के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब सारी स्थिति अमेरिका के हाथों से निकलकर भारत के नियंत्रण में आ जाती है, तो CIA एजेंट राजा को तलाक देकर अमेरिका वापस चली जाती हैं। अब जो काम अजीत डोभाल ने मिजोरम और सिक्किम में किया था, एक के बाद एक, इसके लिए उन्हें राष्ट्रपति पुलिस मेडल दिया गया, जो आमतौर पर 14 साल की सेवा के बाद दिया जाता है। लेकिन अजीत डोभाल ने ऐसे काम किया कि उनके लिए एक अपवाद बनाया गया और ये पुरस्कार उन्हें 7 साल के भीतर ही दे दिया गया। सिक्किम और मिजोरम में इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस के बाद अजीत डोभाल को पाकिस्तान भेजा गया। दरअसल इस समय भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। ये देखकर पाकिस्तान ने फ्रांस और चीन की मदद से अपने परमाणु परीक्षण की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन कुछ समय बाद फ्रांस को जब पता लगा कि पाकिस्तान भारत के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी के लिए परमाणु परीक्षण की योजना बना रहा है, तो उसने पीछे हटने का फैसला किया। इसी समय पाकिस्तानी अधिकारी परमाणु परीक्षण के सिलसिले में बार बार उत्तर कोरिया जाने लगे थे। ये जानने पर इंदिरा गांधी ने भारतीय खुफिया एजेंसियों को पाकिस्तान की योजनाओं का पता लगाकर उन्हें विफल करने का आदेश दिया। डोभाल को भारतीय दूतावास में प्रथम सचिव के रूप में पाकिस्तान भेजा गया, जहां उन्होंने 6-7 वर्षों तक जासूस के रूप में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस जुटाई। पूरा समय जब अजीत डोभाल पाकिस्तान में रहे, उन्होंने भारत की कई ऑपरेशंस में मदद की। इस दौरान वो 2 बार पकड़े भी गए। एक बार जब वो इस्लामाबाद में एक मशहूर औलिया की मजार पर जा रहे थे, एक व्यक्ति ने उन्हें रोका और उनके कान छिदवाने के बारे में पूछा। दूसरी बार कव्वाली सुनते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि आपकी नकली दाढ़ी ढीली हो रही है। इन जोखिमों के बावजूद उन्होंने निरंतर महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी प्रदान की, जिसे भारत की रणनीतिक कार्रवाइयों में बड़ा योगदान दिया। इसी समय भारत में काफी उथल-पुथल मची हुई थी। भिंडरावाले की घटना को लेकर ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। जिस तरह से स्वर्ण मंदिर को नुकसान पहुंचा, उससे सिख समुदाय में गहरा आक्रोश था। सरकार बैकफुट पर थी। इंदिरा गांधी की जान चली गई और सरकार कुछ समझ पाती उससे पहले ही 1988 में एक और घटना हो गई। जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय आतंकवादी स्वर्ण मंदिर में घुसे थे, वैसे ही 1988 में खालिस्तानी कमांडो फोर्स, भिंडरावाले टाइगर फोर्स ऑफ खालिस्तान और बब्बर खालसा के आतंकवादी स्वर्ण मंदिर के कमरा नंबर 14 में बैठ गए। इस बार आतंकवादी जानते थे कि सरकार मंदिर के अंदर ऑपरेशन नहीं करेगी, क्योंकि पिछली बार इसका गंभीर विरोध हुआ था। उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को मंदिर से किसी भी तरह बाहर निकालना है, लेकिन मंदिर के अंदर कोई हमला नहीं होगा। इसी समय अजीत डोभाल पाकिस्तान में थे और पंजाब से जुड़े खुफिया विवरण लगातार एजेंसियों को भेज रहे थे। जब ये तय हुआ कि ऑपरेशन चलाना है, तब अजीत डोभाल को वापस बुलाया गया और इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया KPS गिल और अजीत डोभाल ने। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन ब्लैक थंडर कहा गया। CRPF ने स्वर्ण मंदिर को घेर लिया, लेकिन किसी को पता नहीं था कि आगे क्या करना है। तब अजीत डोभाल रिक्शा वाले के भेष में स्वर्ण मंदिर के आसपास घूमने लगे और जानकारी जुटाने लगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने तय किया कि बिना मंदिर के अंदर गए ये ऑपरेशन सफल नहीं होगा। वो उर्दू में दक्ष थे और पाकिस्तान में रहने के कारण उनका उच्चारण भी सही था।
उन्होंने आतंकवादियों से मिलकर कहा कि वो पाकिस्तान की ISI की ओर से मदद के लिए आए हैं। आतंकवादी विश्वास कर बैठे कि वो उनके मददगार हैं। इसके बाद अजीत डोभाल लगातार मंदिर में आते जाते रहे और आतंकवादियों से सारी जानकारी जुटाकर NSG कमांडोज को बताई। पानी और बिजली काट दी गई। 15 मई को शीर्ष कमांडर जगीर सिंह पानी पीने निकला और स्नाइपर ने उसे मार गिराया। इससे बाकी आतंकवादियों का मनोबल टूट गया और 18 मई को सभी ने आत्मसमर्पण कर दिया। बिना हथियार के इतने लोगों का आत्मसमर्पण करवाना आसान नहीं था। तो इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद अजीत डोभाल को 1992 में लंदन के दूतावास में भेजा गया और अजीत डोभाल वहां कई सालों तक रहते हैं और भारत की विभिन्न ऑपरेशंस में मदद करते हैं। और दूसरी तरफ ईयर 1998 में भारत में सरकार बदलती है और बीजेपी की सरकार सत्ता में आती है और उसके एक साल बाद 24 दिसंबर ईयर 1999 एक योजना के तहत भारतीय एयरलाइंस IC-814 नेपाल एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट की ओर जा रही थी। इसमें लगभग 175 यात्री थे। अब जैसे ही विमान भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करता है तो हिजबुल मुजाहिदीन के 5 पाकिस्तानी आतंकवादी विमान का हाईजैक कर लेते हैं। अब आतंकवादियों ने पायलट से पाकिस्तान जाने को कहा, लेकिन पायलट ने ईंधन की कमी का हवाला देते हुए अमृतसर में ही लैंडिंग का सुझाव दिया और फिर वो पाकिस्तान जाते हैं और फिर से दुबई होते हुए कंधार अफगानिस्तान में लैंड करते हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट ने इस संकट से निपटने के लिए 7 वार्ताकारों की एक टीम बनाई, जिसमें अजीत डोभाल को शामिल किया गया। ईयर 1971 से ईयर 1999 तक अजीत डोभाल ने 15 से भी ज्यादा हाईजैकिंग मामलों में बातचीत की थी और भारतीय सरकार को उनके ऊपर पूरा विश्वास था। अब अजीत डोभाल ने आतंकवादियों से वार्ता शुरू की और उनकी बदलती हुई मांगों को सुना। एट लास्ट आतंकवादियों ने 36 आतंकवादियों की रिहाई और $200 मिलियन की मांग की। हालांकि भारत ने इसे शुरुआत में एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन दबाव बढ़ने पर अजीत डोभाल ने उन्हें 36 नहीं बल्कि 3 आतंकवादियों की रिहाई पर सहमत कर लिया और इस तरह से अजीत डोभाल की कूटनीतिक रणनीति से विमान में सवार यात्रियों की जान बचाई गई। हालांकि ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इस घटना के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए, जिनमें उन्होंने मल्टी एजेंसी सेंटर और जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंस का गठन शुरू किया। ईयर 1998 में जब बीजेपी की सरकार सत्ता में आई तो ये चर्चा शुरू हुई कि अजीत डोभाल बीजेपी के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के करीबी दोस्त हैं और उस समय LK आडवाणी ने अजीत डोभाल की रिपोर्टिंग डायरेक्टली अपने को कर दी। अजीत डोभाल का नाम रॉ प्रमुख के पद के लिए सबसे ऊपर समझा जा रहा था, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रिजेश मिश्रा की सिफारिश के कारण अंतिम क्षण में उनका चयन रुक गया। और सिर्फ यही नहीं, कुछ और चीजें ऐसी हुई जिससे कांग्रेस अजीत डोभाल से बिल्कुल खुश नहीं थी और अजीत डोभाल को भविष्य में इसके परिणाम भुगतने पड़े। कश्मीर में उस समय 2 प्रमुख राजनीतिक दल थे, शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुफ्ती मोहम्मद सईद की डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस भी अपनी उपस्थिति चाहती थी, लेकिन कश्मीर में सफलता कठिन थी। कांग्रेस ने मुफ्ती को अपने साथ जोड़ा, उन्हें राज्य इकाई का अध्यक्ष बनाया और सेंट्रल गवर्नमेंट में कैबिनेट मंत्री का पद भी दिया। इस सहयोग के बाद मुफ्ती कांग्रेस में शामिल हो गए और उनकी पार्टी का विलय हो गया। कांग्रेस ने मुफ्ती को कश्मीर में कांग्रेस की स्थिति मजबूत करने का कार्य सौंपा और
उन्हें सीएम बनाने का वादा किया। अब कांग्रेस ने मुफ्ती को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि किसी भी तरह कांग्रेस को कश्मीर में मजबूत बनाना है ताकि कांग्रेस सत्ता में आए और तभी उन्हें सीएम बनाया जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने बाद में फारूक अब्दुल्ला से हाथ मिलाकर चुनाव लड़ना शुरू किया, जिससे मुफ्ती नाराज हो गए। ईयर 2004 में कांग्रेस सरकार बनने पर अजीत डोवाल आईबी निदेशक बने, पर उनका कार्यकाल 2 साल से घटाकर 8 महीने कर दिया गया। ईयर 2005 में उनके रिटायरमेंट के बाद ESL नरसिम्हा को 2 साल का पूरा कार्यकाल दिया गया, जिससे कांग्रेस पर आरोप लगा कि उन्होंने अजीत डोवाल के कार्यकाल को जानबूझकर घटाया। ईयर 2008 में नरेंद्र मोदी ने अजीत डोवाल को गुजरात बुलाकर आंतरिक सुरक्षा पर केंद्रित रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई और ईयर 2009 में डोवाल ने एकनाथ राणाडे के सहयोग से विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन VIF की नींव रखी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीति पर शोध करता है। ईयर 2011 में VIF की इंडियन ब्लैक मनी अब्रॉड रिपोर्ट ने करप्शन पर बहस छेड़ी। फिर अप्रैल 2011 में अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के आंदोलन से कांग्रेस सरकार कमजोर हुई और आखिरकार भाजपा सत्ता में आई। तो इसके बाद अजीत डोवाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया और ये एक विवादास्पद निर्णय था, क्योंकि उनकी पहचान एक इंटेलिजेंस अधिकारी के रूप में थी। अजीत डोवाल ने कई महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में भूमिका निभाई, जैसे इराक में भारतीय नर्सों की सुरक्षा, उरी सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक की योजना। NSA के रूप में उनका कार्यकाल भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को एक आक्रामक दृष्टिकोण में बदलने का प्रतीक है। उनके कार्यकाल में आत्मघाती हमलों की संख्या में कमी आई, जो भारत के लिए एक सकारात्मक संकेत था। अब वो सुरक्षा के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और अपने तीसरे कार्यकाल में सेवाएं दे रहे हैं। इस वीडियो के अंत में हम आशा करते हैं कि अजीत डोवाल के साहस, रणनीतिक कौशल और अडिग संकल्प को समझने में आपको प्रेरणा मिली होगी। उनके जैसे व्यक्ति जो शांति की छांव में राष्ट्र की सुरक्षा का भार संभालते हैं, वो हमें याद दिलाते हैं कि असली लीडरशिप पर्दों के पीछे होती है। यदि ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और इनसाइट ट्रूथ को सब्सक्राइब करें। Until next time, keep seeking knowledge and inspiration. Take care.